हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के ऊपर होने वाला है। इसके पहले तक के वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें दिल्ली सल्तनत के सारे वंशों को डील कर लिया है। जो 5 वंश हमने देखे उसे अच्छे से विस्तार से चर्चा किया है। जो भी आपसे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे जरूर बनेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भी दिल्ली सल्तनत के पैरेलल जो वंश दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? एक तो विजयनगर साम्राज्य, दूसरा बहमनी साम्राज्य। मैंने बताया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के समय ही दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर होगा। हम विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, किन किन शासकों ने शासन किया, थोड़ा परिचय देखेंगे और उसके बाद जो संगम वंश है उनके शासकों को पूरे अच्छे से विस्तार से डील करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम जो संगम वंश के बाद के वंश देखते हैं, जो 3 और वंश बच जाते हैं, उसे अच्छे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जितनी समझ बननी चाहिए वो अच्छे से बन जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि इससे मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ हमेशा हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का या मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। हमने पढ़ा था हर्षवर्धन वाले काल में कि जो हर्षवर्धन था वो प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम हिंदू शासक था, है ना। वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था। वैसे ही जो फिर क्या होता है कि मध्य भारत के इतिहास में तुर्कों का आक्रमण होता है, अरबों का, तुर्कों का आक्रमण होता है, फिर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है ना। तो इस दौर में जो दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रथम हिंदू साम्राज्य था, हिंदू वंश था। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसे मध्य युग और जो औपनिवेशिक काल है, जो हम अंग्रेजों का गुलाम थे, तो वो दौर पढ़ने से पहले जो मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत के इतिहास और औपनिवेशिक काल के बीच का इसको संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम हॉल में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसे मध्य युग और औपनिवेशिक काल, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल है उसके बीच का संक्रमण काल, संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। कहाँ की? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर की। कब की? तो 1336 ईस्वी में की। ठीक है, जो हरिहर और बुक्का ये संगम के पुत्र थे, इनके पिता का नाम संगम था। ठीक है, तो संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे, दक्षिण भारत में जो तुंगभद्रा नदी बहती है ना उसके तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में और शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में संगम के बेटे हरिहर और बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के आसपास किनारे तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और जो हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं इसका शासनकाल हम देखते हैं तो 1336 ईस्वी से लगभग 1650 ईस्वी तक होता है ना। और इसमें 4 वंशों ने क्रमशः शासन किया। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने शासन किया। तो पहला वंश जो आप देखते हैं, पहला वंश जो आपको देखने को मिलता है वो है संगम वंश। तो संगम वंश क्यों कहते हैं इस पहले वंश को? तो देखिए, जो हरिहर और बुक्का है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम रखते हैं। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का ने स्थापना की और अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा।
ठीक है। संगम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। इसके बाद वंश आता है सालू वंश, ठीक है। सालू वंश का शासनकाल होता है 1485 से 1505 ईस्वी तक, ठीक है। सालू वंश का शासनकाल 1485 से 1505 ईस्वी तक, है ना। उसके बाद आता है तुलु वंश। तो तुलु वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक था, ठीक है। 1505 से 1570 ईस्वी तक था और 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा अरेविडु वंश, ये अंतिम वंश था, ठीक है। 4 वंश मैंने बताए, एक संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरेविडु वंश, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरेविडु वंश। संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 ईस्वी तक, सालू वंश का 1485 से 1505 ईस्वी तक, तुलु वंश का 1505 से 1570 ईस्वी तक और जो अरेविडु वंश है वो 1570 से 1650 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानियां थी वो कुछ 3-4 राजधानियों के नाम आपको याद रखने हैं। सभी शासकों ने अलग अलग राजधानियां बनवाई। तो आप देखेंगे तो अनेगोंडी भी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। एक विजयनगर खुद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जो हम्पी के आसपास का एरिया है। और राजधानी की बात करूं तो पेनकोंडा और चंद्रगिरी भी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है, ठीक है। तो मुख्यतः आपको याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी वो अनेगोंडी थी, ठीक है। अनेगोंडी थी और एक विजयनगर थी या हम्पी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई राजधानी। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल समय ही जब इनके वंशों का शासनकाल चल रहा था, मैं आगे आपको बताऊंगी, तो एक फारसी यात्री आता है अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक जो आता है वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर के बारे में कहता है कि ये दुनिया के मतलब भव्य शहरों में से एक है, या उसे ये दुनिया के भव्य शहरों में से एक लगा जो कि उसने देखा था या सुना था, ठीक है। तो ये तो हो गया एक विजयनगर साम्राज्य का परिचय, बेसिक सा परिचय। चलिए देखते हैं जो इसमें जो वंश है, शासन करने वाले वंश, जो सबसे पहला वंश है संगम वंश और संगम वंश के शासकों के बारे में, ठीक है। संगम वंश का शासनकाल हमने देखा था 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? तो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। और इसमें जिन शासकों ने शासन किया उनके एक बार क्रम देख लेते हैं। आप भी देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर क्रम से अरेंज करने के लिए पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे तो हम हरिहर प्रथम, ठीक है, फिर बुक्का प्रथम, सबसे पहले हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर विरूपाक्ष प्रथम, ठीक है। नाम याद रखेंगे, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। इसके बाद भी जो कुछ कुछ शासक है उसके नाम बस याद रखिए, विजय राय द्वितीय, फिर मल्लिका अर्जुन और सबसे लास्ट में विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। तो जो हम संगम वंश पढ़ने वाले हैं इनमें जो मुख्यतः शासक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, एक तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय और एक देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले सारे शासकों के थोड़े थोड़े डिटेल देख लेते हैं क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर पहले देखते हैं सबसे पहले हरिहर प्रथम के बारे में। तो हरिहर प्रथम कौन था? तो इसने बुक्का प्रथम के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, संस्थापक था ये। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर दक्षिण भारत में, है ना। मैंने पहले ही बताया था जो हरिहर प्रथम है वो संगम का पुत्र है ना। किसका पुत्र है? संगम का पुत्र है। इसने अपनी राजधानी अनेगोंडी के स्थान पर जो पुराना जो शहर था, कौन सा? विजयनगर, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अनेगोंडी के स्थान पर इसने किसे बनाया? विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। और इसी के ही शासनकाल में जो हमने पढ़ा था मोरक्को निवासी कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, जिसने किताब उल रहला लिखी थी, पढ़ा था हमने, है ना।
और इसी के ही समय जो बहमनी साम्राज्य हम देखते हैं ना 1347 ईस्वी में, तो इसी के ही समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो शासनकाल है वो 1336 से 1355 ईस्वी के बीच का है ना। तो 1355 ईस्वी तक यानी 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसी के ही शासनकाल में जो बहमनी साम्राज्य है जो 1347 ईस्वी में हमने देखा, दक्षिण भारत में एक और तुंगभद्रा नदी के उत्तर साइड है ना, तो इनके साथ संघर्ष स्टार्ट हुआ हरिहर प्रथम के ही शासनकाल में। क्योंकि इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1336 से 1355 ईस्वी के बीच का है और 1347 ईस्वी में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसे हम अलग से सेपरेट लेक्चर में तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो हरिहर प्रथम से आपको एक चीज और याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दो समुद्रों का स्वामी या दो समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। ठीक है, तो हरिहर प्रथम से आपको क्या क्या याद रखना है? पहला तो ये संगम का पुत्र था, ये विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, इसने बुक्का प्रथम के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के ही शासनकाल में इब्न बतूता जो मोरक्को निवासी है, इब्न बतूता वो आया हुआ था, है ना। और क्या याद रखना है कि इसे दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है और इसी के ही समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है हरिहर प्रथम से। अब देखते हैं बुक्का प्रथम के बारे में। जो बुक्का प्रथम है इसका शासनकाल 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक होता है। ठीक है, इसके काल से आपको क्या क्या याद रखना है? तो देखिए जो मैंने हरिहर प्रथम बताया था और ये बुक्का प्रथम, इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, जो हरिहर प्रथम है और बुक्का प्रथम इन्होंने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी। जो बुक्का प्रथम है इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। जैसे हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है, दो समुद्रों का स्वामी कहा जाता है, वैसे ही बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी या 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जो पहले आया हरिहर प्रथम उसे दो समुद्रों का अधिपति कह रहे हैं, 2 पहले आता है ना। फिर जो बाद में आता है कौन? बुक्का प्रथम, उसे 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, और जो बुक्का प्रथम है इसने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। देखिए मदुरा से एक स्टोरी है, जो हरिहर प्रथम है उसी के शासनकाल में मदुरा को जीता गया था पर साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था। जो बुक्का प्रथम है इसने साम्राज्य में अपने शामिल किया मदुरा को। देखिए जो बुक्का है इन्हीं के पुत्र कंपा या कुमार कंपन, दोनों नाम इसी के ही हैं। ठीक है, तो जो बुक्का है उसके पुत्र कुमार कंपन या कंपा ने जो हरिहर प्रथम है ना, इसी के समय पर ही मदुरा पर विजय प्राप्त की थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो कंपा की पत्नी है गंगा देवी, ठीक है, गंगा देवी ने अपने पति के द्वारा मदुरा के विजय का जो वर्णन है वो मदुरा विजयम नामक रचना करके की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कंपा की पत्नी है कौन? गंगा देवी, इन्होंने मदुरा विजयम करके रचना की है, जिसके बारे में कंपा के द्वारा मदुरा पर विजय की जो प्राप्ति की जो घटना है उसको अच्छे से सजीव चित्रण किया गया है। और एक चीज और आपको याद रखनी है बुक्का प्रथम से कि इन्होंने 1374 ईस्वी में चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, कब भेजा था? 1374 ईस्वी में। कहाँ भेजा था? तो चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, तो बुक्का प्रथम से भी इतनी ही चीजें याद रखनी है कि इसे 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। इसने 1374 ईस्वी में चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, और इसने भी महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी और इसने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। इसने एक उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बुक्का प्रथम से आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको देखना है हरिहर द्वितीय के बारे में। जो हरिहर द्वितीय है इनका शासनकाल 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक होता है। कब से कब तक होता है? तो 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक होता है। और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। पहले वाले दोनों ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की थी, पर हरिहर द्वितीय ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसने विजयनगर साम्राज्य की सीमा को दक्षिण में त्रिचनापल्ली तक पहुंचा दिया था। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा दिया था? त्रिचनापल्ली तक पहुंचा दिया था। और जो पश्चिम में बहमनी साम्राज्य शासन कर रहा था ना, तो बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को भी छीना। ठीक है, क्या क्या किया? इसने अपना साम्राज्य त्रिचनापल्ली तक
फैला दिया था दक्षिण में, ठीक है। फिर पश्चिम में जो बहमनी साम्राज्य है वो शासन कर रहा था, तो उससे बेलगांव और गोवा को भी छीना, साथ में जो श्रीलंका के राजा थे उससे कर भी वसूला, ठीक है। किसने? हरिहर द्वितीय ने। ये भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का अनुयायी था, ठीक है। ये भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का अनुयायी था, इसलिए अपने पुत्र का नाम इसने विरूपाक्ष भी रखा। हम इसके बाद जो शासक देखते हैं विरूपाक्ष प्रथम, है ना। तो ये विरूपाक्ष रूप का अनुयायी तो था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, अन्य धर्मों के प्रति कोई गलत विचारधारा नहीं रखता था, ठीक है। हरिहर द्वितीय ने जो विद्वान है उन्हें संरक्षण दिया, जिसके कारण ये राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहलाया, ठीक है। तो इससे सिर्फ इतनी ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सफलतापूर्वक शासन करने के बाद 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो शासक बना वो कौन बना? तो विरूपाक्ष प्रथम, ठीक है। कौन बना? विरूपाक्ष प्रथम, जो हरिहर द्वितीय का पुत्र था। जब विरूपाक्ष प्रथम 1404 ईस्वी में शासक बनता है तो अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा विरोध करने के कारण जल्दी ही गद्दी से अपदस्थ कर दिया जाता है, और इसका जो शासक काल होता है बहुत अल्पकालीन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ ये हरिहर द्वितीय का पुत्र है, 1404 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, और जैसे ही गद्दी पर बैठता है उसके कुछ समय के बाद बुक्का द्वितीय के द्वारा विरोध कर इसे अपदस्थ कर दिया जाता है, और इसके बाद जो बुक्का द्वितीय है वो शासन करता है, वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब देखिए जो बुक्का द्वितीय है ये भी सिर्फ 2 वर्षों तक शासन करता है, 1404 से 1406 ईस्वी तक। वजह देखिए, जैसे इसने विरूपाक्ष प्रथम का विरोध किया था और उसे पदस्थ कर दिया, तो जैसे ये गद्दी पर बैठता है बुक्का द्वितीय, तो जो विरूपाक्ष प्रथम है वो इसका विरोध करता है ना। इसे गद्दी पर बैठता है, तो जैसे ये गद्दी पर बैठता है विरूपाक्ष प्रथम इसका विरोध करता है। ये बुक्का द्वितीय होता कौन है? तो हमने जो पढ़ा था ना बुक्का प्रथम, ये उसका पौत्र होता है, बुक्का प्रथम का पौत्र यानी पोता होता है, ठीक है। तो बुक्का द्वितीय का भी शासनकाल सिर्फ 2 वर्षों तक था, इसलिए इसके भी शासनकाल से कुछ भी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। अब इसके बाद देखेंगे जो मुख्य शासक है देवराय प्रथम, जिसने 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। जो देवराय प्रथम है इसने सिंचाई के सुचारू व्यवस्था के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और वहां से नहर निकलवाई। तो आपको याद रखना है कि तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर निकलवाने वाला शासक कौन था? तो देवराय प्रथम था, ठीक है। कौन था? देवराय प्रथम था। इसने 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया, तो इसने कुछ किया होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? बांध बनवाया तुंगभद्रा नदी पर और वहां से नहर निकलवाया, ठीक है। वैसे ही इसी के ही शासनकाल में जो विदेशी यात्री है कौन? इटली का यात्री निकोलो कोंटी। याद रखना है आपको, निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है, ठीक है। इसके शासनकाल में कौन आया? इटली का यात्री निकोलो कोंटी, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग से कि इसके काल में ये आया, इसके काल में कौन आया, तो आपको लास्ट में एक टेबल फॉर्म में सबको एक साथ याद करना है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन बहुत होते है एग्जाम हॉल में। तो ये काम आपको करना है, आप लेक्चर देखिए अच्छे से। फिर जैसे मैंने अभी इसके में बताया देवराय प्रथम के में निकोलो कोंटी आया था, कहाँ से आया था? इटली से। वैसे ही मैंने इब्न बतूता का बताया कि किसके शासनकाल में आया था, है ना। तो उन सभी को आपको एक साथ करना है। आगे भी मैं बताऊंगी कि इसके शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आया था, ठीक है। तो आप एक साथ टेबल फॉर्म में बनाइएगा और उसे अच्छे से याद करिएगा। देवराय प्रथम के जो दरबार में तेलुगु कवि रहते थे, एक उनका नाम श्रीनाथ था, ठीक है। देवराय प्रथम के दरबार में एक तेलुगु कवि रहते थे जिनका नाम क्या था? श्रीनाथ था। ये देवराय द्वितीय के भी दरबार में कुछ समय तक रहते हैं, तो आपको दोनों में पढ़ना है, ठीक है। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इनके दरबार में एक कवि थे, तेलुगु कवि, क्या नाम था उनका? श्रीनाथ, ठीक है। अब देखिए इसी के ही शासनकाल में जो देवराय प्रथम है ना, इसके शासनकाल में जो बहमनी साम्राज्य हम देखेंगे, तो बहमनी साम्राज्य का एक शासक होता है फिरोज शाह। इसका आक्रमण होता है। ये तुगलक वंश के शासक नहीं है फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये बहमनी साम्राज्य के शासक है फिरोज शाह। इनका आक्रमण होता है किसके में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। और जब देवराय प्रथम और फिरोज शाह का युद्ध होता है, जब देवराय प्रथम और फिरोज शाह का युद्ध होता है ना, जो बहमनी का शासक है जिसने आक्रमण किया, तो फिर इनके बीच युद्ध होता है। तो इसमें कौन? जो देवराय प्रथम है वो पराजित हो जाता है और बहमनी साम्राज्य का जो शासक है फिरोज शाह वो जीत जाता है ना। तो क्या करता है ये देवराय प्रथम? अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करवा देता है और दहेज के रूप में जो बांकापुर क्षेत्र होता है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, बांकापुर वह क्षेत्र दहेज के रूप में उसे दे देता है। किसे? फिरोज शाह को, जो बहमनी साम्राज्य का शासक है, ठीक है। इतनी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन
घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको याद रखना है कि नहीं, जो हरिहर प्रथम था उसके शासनकाल में ये हुआ था, हरिहर द्वितीय के में ये हुआ था, बुक्का प्रथम के में ये हुआ था, देवराय प्रथम के में ये हुआ था, मैडम ने ऐसा बताया था। तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में गुननी चाहिए, याद रखनी चाहिए। एक दो बार आप वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो ही जाएंगी। ठीक है, तो आगे देखिए, देवराय प्रथम के शासन काल में जो विजयनगर साम्राज्य है या दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य जो है वो विद्या का केंद्र बन गया था, दक्षिण भारत के विद्या का केंद्र बन गया था। और 1422 ईस्वी में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? देवराय प्रथम की। इसके बाद शासक बनता है कौन? देवराय द्वितीय। तो जो देवराय द्वितीय है इसका शासनकाल 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक होता है। ठीक है, देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक होता है। और जो देवराय द्वितीय है ये पूरे संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। हम जितने भी संगम वंश में शासक देखते हैं उसमें सबसे प्रतापी शासक होता है कौन? देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय ने गज बैठकर, ठीक है, यानी हाथियों का विजेता, हाथियों का शिकारी, है ना, गज बैठकर की उपाधि धारण की थी और इसे इमादी देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, तो देवराय के आपको दो नाम याद रखने हैं। कौन से देवराय के? देवराय द्वितीय के आपके दो नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? तो एक गज बैठकर और एक इमादी देवराय। इमादी देवराय किसे कहते हैं? जो बाद में आया, पहले वाले को नहीं, सेकंड वाले को देवराय सेकंड, देवराय द्वितीय को इमादी देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, इसने अपनी सेना में कुछ तुर्क धनुर्धारियों की भर्ती की थी। इसने क्या किया? जो अपनी सेना थी ना उसमें कुछ तुर्क जो धनुर्धारी थे, धनुष बाण चलाने वाले, उसे भर्ती किया था अपनी सेना में। ठीक है, तो जो देवराय द्वितीय है ये बहुत प्रतापी शासक है। इसके बारे में देखिए और क्या याद रख सकते हैं आप। मैंने बताया था जैसे देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ थे तेलुगु कवि, तो इसके भी दरबार में, देवराय द्वितीय के भी दरबार में कुछ समय तक जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ वो दरबार में रहते हैं। ठीक है, और इसके शासनकाल में जैसे उसके में इटली का यात्री आया था निकोलो कोंटी, ठीक है, वैसे ही देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो फारस खुरासान का जो शासक होता है कौन? शाहरुख, है ना। तो शाहरुख ने अपने राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक को विजयनगर यात्रा के लिए भेजा था। ठीक है, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आता है? अब्दुल रज्जाक, जिसके बारे में मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था। ठीक, ये वही है ना। तो ये फारस से आता है, किसका राजदूत होता है? तो खुरासान का जो शासक होता है कौन? शाहरुख, उसका राजदूत होता है कौन? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, किसके शासनकाल में आता है? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के यात्रा पर आता है। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार जो देवराय द्वितीय है इन्होंने अपनी सेना में लगभग 2000 मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार, है ना। फरिश्ता के अनुसार जो देवराय द्वितीय है इन्होंने अपनी सेना में लगभग 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें भी प्रदान की थी। पौराणिक आख्यानों में देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार कहा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इंद्र का अवतार किसे कहा गया है? तो देवराय द्वितीय को कहा गया है। देवराय द्वितीय ने एक संस्कृत ग्रंथ, कौन सा? तो महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर एक महाभाष्य लिखा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर महाभाष्य किसने लिखा था? तो देवराय द्वितीय ने लिखा था। उसके बाद देखेंगे कि 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो मल्लिका अर्जुन है वो 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। फिर कौन बनता है शासक? तो मल्लिका अर्जुन बनता है, जो कब से कब तक शासन करता है? तो 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन करता है। मल्लिकार्जुन से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो देखिए, सबसे पहले तो इसने 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन किया, है ना। ये जो देवराय द्वितीय है इसका पुत्र था। ठीक है, इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है महुयान। ठीक है, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा, चीनी यात्री महुयान किसके शासनकाल में आता है? तो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आता है। इसे प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मल्लिकार्जुन है इसे प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो नरसिंह सालू था वो इसका सामंत था। तो आपको याद रखना है, हम जब सालू वंश पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो जो नरसिंह सालू था वो किसका सामंत था? तो मल्लिकार्जुन का सामंत था। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन से सिर्फ इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। जो विरूपाक्ष द्वितीय है ये 1465 से 1485 ईस्वी तक शासन करता है और ये संगम वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, संगम
वंश का अंतिम शासक होता है पुर्तगाली यात्री नूनीज। नाम याद रखेंगे, पुर्तगाली यात्री नूनीज। नूनीज के अनुसार उन्होंने कहा कि इसके शासनकाल में, विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में चारों ओर अराजकता, अशांति का माहौल था। अराजकता मतलब जो राज्य सरकार है, जो मतलब राजकीय शासन है, राजा की ओर जो शासन चलता है ना, वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था। चारों ओर अराजकता का माहौल था, अशांति का माहौल था। तो इसी का फायदा उठाकर, जो हमने पढ़ा था ना, सामंत कौन, सालू नरसी, है ना, तो सालू नरसी के सेनापति नरसा नायक ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, राजमहल पर कब्जा कर लिया और गद्दी पर बैठने के लिए जो सालू नरसी है उसे निमंत्रण भेजा। ठीक है, तो जो नरसा नायक के द्वारा राजमहल पर कब्जा कर लिया जाता है और जो सालू नरसी है उसे गद्दी पर बैठने के लिए निमंत्रण भेजा जाता है ना, तो ये जो पूरी घटना है इसे ही विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बला प्रहार कहा जाता है। तो आपको भी याद रखना है, प्रथम बला प्रहार किसे कहा जाता है, तो यही जो घटना है ना, इसे ही प्रथम बला प्रहार कहा जाता है। इस तरह से संगम वंश का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में समाप्त हो जाता है। जो अगला वंश हम देखते हैं सालू वंश, उसे हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आपकी जो समझ है विजयनगर साम्राज्य के एक परिचय के लिए और जो विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था संगम वंश, उसके शासकों के लिए वो अच्छे से बन गई होगी। आपको चीज़ें अच्छे से याद भी हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे बताएंगे नहीं, पहुँचाएंगे नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं भी कैसे मोटिवेट होंगी आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर आने के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ में मेरी भी हेल्प कीजिए। चलिए ठीक है, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।